आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 मॉडल पेपर खंड ग सेशन सी लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखे। उत्तर, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की गई। लोगों को वहां एकत्रित होने दिया गया। जब लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए तो वहां जनरल डायर बख्तरबंद गाड़ियों तथा सेवा के साथ जा पहुंचा। उनके बिना किसी चेतावनी के निस्तेथे को तो शांति में शामिल लोगों पर गोलीबारी का आदेश दे दिया। कहने वाले हैं, भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी। ऐसे करने के पीछे जनरल डायर का उद्देश्य अनैतिक प्रभाव पैदा करना व सत्याग्रही लोगों के मन में आतंक तथा भय की भावना भरना था। इतनी भारी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। प्रश्न 40, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? ब्रेटन वुड्स समझौता जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 44 देशों के प्रतिनिधित्व की बैठक में हुआ था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता लाना था। इस समझौता के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न देशों की आर्थिक कठिनाई दूर करने में सहायता मिली। यह विश्व अर्थशास्त्र के लिए नया वित्तीय तंत्र बना। प्रश्न 41, भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों के नाम लिखे। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख भंडार झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज, केओंझर और सुंदरगढ़ वाले लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गा, बस्तर, चंदा बेल्ट में लौह अयस्क की बड़ी खानें हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक और गोवा में भी लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। जिससे भारत लौह अयस्क के प्रमुख निर्यातक देश है। प्रश्न 42, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखें। उत्तर, कृषि आधारित उद्योग सी है जो कृषि उत्पादन में आधारित होते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी मिल, जूट उद्योग आदि। यह उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करते हैं। खनिज आधारित उद्योग कभी है जो खनिज और धातुओं पर बने होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। इन उद्योगों को ऊर्जा से अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार दोनों उद्योगों में कच्चे माल का स्रोतों और उत्पादों की प्रक्रिया विभिन्न होती है। प्रश्न 43, लोकतांत्रिक व्यवस्था के किन्हीं 2 चुनौतियों को चर्चा करें। लोकतांत्रिक के समक्ष चुनौतियां हैं। 1, निरक्षरता अशिक्षित जनता कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकता है। यह समस्या देश के साथ आज़ादी के समय से है। अशिक्षित जनता कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकता है। यह समस्या देश के साथ आज़ादी के समय है। 2, गरीबी बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि देश की जनता के बीच अमीरी गरीबी के बीच खाई कम से कम हो। तीसरा, सांप्रदायिकता एक ऐसी बड़ा है जिसके अनुसार समाज के कुछ लोग केवल अपने हितों को साधने के कारण लोकतंत्र की परवाह नहीं करते हैं। वह धार्मिक समुदाय के रूप में बट जाते हैं। प्रश्न 44, बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखे। उत्तर,
जब किसी देश में एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और सत्ता में आने का अवसर रखते हैं तो बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। इनमें विभिन्न दल जनता के सामने अपने विचार और राजनीतिक और नीतियाँ प्रस्तुत करते हैं, जिससे मतदाता अपने विकल्प चुने सकते हैं। यह व्यवस्था लोकतंत्र मजबूत बनाती है, क्योंकि इससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्पर्धा और भागीदारी बढ़ती है। भारत में कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल, सपा जैसे अनेक दल मिलकर बहुदलीय व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 45 ऋण की किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। यह ऋण होगा। ऋण देते समय उधार ऋण देते समय उधारकर्ता है ऋण दाता के बीच कुछ शर्त तय की जाती है। 1 ब्याज दर ऋण की राशि पर लगने वाली ब्याज दर निश्चित की जाती है। ऋणदाता की आय का स्रोत होता है। 2 गिरवी गिरवी या जमानत ऋण सुरक्षित रखने के लिए उधार करता है कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। 3 भुगतान की अवधि ऋण चुकाने की निश्चित समय सीमा तय होती है। यह शर्त ऋण को सुरक्षित और दोनों पक्षों के लिए स्पष्ट बनती है। प्रश्न 46 उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं की किस प्रकार मदद करती है? किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करें। उत्तर उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और शिकायत के समाधान सहायता करती है। 1 यह उपभोक्ता को उनके अधिकारों जैसे सही मूल्य और गुणवत्ता सर्वाधिक जानकारी के प्रति जागरूक बनाती है। 2 यह परिषद उपभोक्ताओं समस्याओं पर विचार करती है और सरकार सुधारात्मक नीतियाँ अपनाने की सलाह देती है। तीसरा यह उपभोक्ताओं की न्यायपूर्ण पारिवारिक प्रथाओं से निपटने और न्याय पाने में मदद करती है। इससे उपभोक्ताओं अधिकार सशक्त और सुरक्षित बनते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? उत्तर मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी में जब मुद्रण तकनीकी का विकास हुआ, तब समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने भारतीय समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इन माध्यमों ने स्वतंत्र संग्राम के विचारों को फैलाने में मदद की। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान और बांग्ला गजट जैसे समाचार पत्र ने लोगों को एकजुट किया और इन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा साहित्यिक कृतियाँ ने भारतीय संस्कृति और इतिहास को पुनर्जीवित किया, जिससे लोगों में एक राष्ट्रीय पहचान का विकास हुआ। इस प्रकार मुद्रण संस्कृति ने न केवल सूचना प्रसार किया, बल्कि भारतीयों के बीच एकजुटता और सामूहिकता की भावना को भी बढ़ावा दिया। 48 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए। कंपनी ने बुनकरों को विशेष रूप से अपने उत्पादों के लिए अनुबंध किया और इन्हें उच्च कीमतों पर कपड़े बेचने का आश्वासन दिया। इसके अलावा कंपनी ने बुनकरों को कच्चे माल की आपूर्ति सुरक्षित की और इन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान की। इस प्रक्रिया में कंपनी ने बुनकरों के विशेष बाजार स्थापित किए, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। हालांकि समय के साथ कंपनी ने अपने लाभ के लिए बुनकरों का शोषण भी किया, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों के लिए एक संरचित प्रणाली बनाई, लेकिन इसके साथ ही अधिकारों का उल्लंघन भी किया। प्रश्न 49 राजनीतिक दलों के सुधारों के उपायों की चर्चा करें। उत्तर भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इनमें कई कमियां भी देखी गई है, जैसे पारदर्शिता की कमी, धन बल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव।
तथा आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। इन समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले दलों की आंतरिक लोकतंत्र में मजबूत बनाना चाहिए ताकि कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से नेतृत्व चुन सके। दूसरा, राजनीतिक दल के आर्य राजनीतिक दल के आय व्यय का लेखा जोखा सार्वजनिक रूप से पारदर्शी होना चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे। तीसरा, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में योग्यता, ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा भावना को प्राथमिक दी जानी चाहिए। साथ ही निर्वाचन आयोग और कानून के माध्यम से दलों को आर्थिक उत्तरदायी बनाया जा सके। नागरिक को भी सजग रहकर केवल उसके दल को समर्थन देना चाहिए जनहित कार्य करे। इस प्रकार राजनीतिक दल में सुधार से लोकतंत्र अधिक सशक्त एवं उत्तरदायी बन सकता है। प्रश्न 50 सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसा योगदान देते हैं? उत्तर सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे उपक्रम होते हैं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है। राज्य के आर्थिक विकास में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र बुनियादी ढांचा जैसे परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई तथा संचार उपलब्ध कराता है। जौनी जी निवेश को बढ़ावा देता है। दूसरा, यह सामाजिक न्याय के लिए कार्य करता है जिससे निर्धनों का रोजगार देना, ग्रामीण क्षेत्रों का उद्योग से जोड़ना तथा आवश्यक वस्तुएं सस्ती दारू पर उपलब्ध कराना। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे गैर लाभकारी परंतु आवश्यक क्षेत्र में निवेश करता है जहां निजी क्षेत्र की रुचि कम होती है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त लाभ सरकार को राजस्व प्रदान करते हैं जिससे विकास योजना का वित्तीय आधार मजबूत होता है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। प्रश्न 51 भारत में पाए जाने वाले मृदा का वर्गीकरण करें, उनका वर्णन करें। भारत में विविध भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला, जलोढ़ मृदा। यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र घाटियों में पाई जाती है। यह अत्यंत है और धान, गेहूं, गन्ना फसलों के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा का काली मृदा, इसे रेगूर मृदा भी कहते हैं, जो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। तीसरा, लाल मृदा। यह तत्व से प्रसिद्ध होती है और दक्षिण पठारी क्षेत्रों में मिलती है। इनमें नमी कम होती है। चौथा, लेटेराइट मृदा। यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जैसे केरल, कर्नाटक। इसमें लौह और एल्युमिनियम की अधिक होती है। पांचवा, मरुस्थलीय मृदा। यह शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है और सिंचाई से खेती योग्य बनती है।